कल फाइनली सारे का टेस्ट नेगेटिव, कल फाइनली सबका आ गया। लेकिन आज तुम्हें थोड़ा लंबा चौड़ा थ्योरम हमें पढ़ाना है। पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे 19 यानी 18 स्टूडेंट है। सीआर कहाँ है? सीआर मुझे दिख नहीं रहा है। सीआर सर उसने अभी ज्वाइन नहीं किया है। अच्छा, उसको अटेंडेंस के लिए मुझे कहना था ना, ये अटेंडेंस नोट कर ले। सर वो तो आमिर करेगा सर। ओके, कोई वैसे इसमें भी हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी जगह रहना चाहिए क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है ना मीटिंग। और बाकी सब ठीक? और तो किसी को ये खांसी वासी नहीं है? चलो इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे फैसल, कोई बात नहीं। लेकिन चेक करा लेना ठीक से। और चलो हम शुरू करते हैं। एक्चुअली आज हम बड़ा लंबा चौड़ा थ्योरम करने वाले हैं। ये वैसा ही जो तुमने फंक्शनल एनालिसिस फर्स्ट में जो हान बनाक थ्योरम से पहले वाली जो लेमा है, उसके बाद हान बनाक थ्योरम इजीली प्रूव हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ है। तो इसलिए तुम अपना वो सीट बेल्ट बांध लो और हम बहुत लंबा थ्योरम करने वाले हैं। ओके, दिस वुड बी आवर, क्या बोलते हैं ना, जिसके बाद हम आराम से, मतलब ये यही है एक्चुअली हान बनाक थ्योरम। तुम कहते हैं सेपरेशन फॉर्म। हमने जो किया था या तुमने जो किया था फंक्शनल एनालिसिस फर्स्ट में, दैट्स द एक्सटेंशन फॉर्म, दे आर इक्विवेलेंट। लेकिन ये ज्यादा जनरलाइज्ड सेटिंग्स में इस तरह से किया जाता है, you know, it uses the idea of convexity. Okay, तो let me write down the theorem. हम थोड़ा आराम से करेंगे, अगर थोड़ा कम भी रहा तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है? ये बड़ा है ना, तो इससे तुम घबराना नहीं। ओके, थ्योरम हम शुरू करते हैं। ये रेड किसने कर दिया इसको? मैंने कल अच्छा लिया था इसको एक कलर। ओके, थ्योरम वो ये है कि अगर x है नॉर्मल लीनियर स्पेस, लेट x be a normal linear space over the field K, of course, and E be a non-empty open convex subset of X. ये इंपॉर्टेंट है, ये नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ओपन होना चाहिए और कॉन्वेक्स होना चाहिए। एंड Y be a subspace of X such that its intersection with E is equal to phi, and E intersection Y is equal to phi. Then there is a closed hyperspace Z. Then there is a closed, you know, hyperspace. हम कर चुके हैं. Closed hyperspace Z of X such that Y is contained in Z and it has the same property. That is, E intersection Z is equal to phi. And we can find the biggest possible proper subspace of X such that it has the same property. Okay, consequently, क्योंकि every hyperspace determines a functional, तो consequently इसकी एक consequence ये होगी, there is some functional, there is f belonging to X star such that f kills Y and f of X is equal to 0 for all X belonging to Y, and real part of f of X is non-zero for all
X belonging to E. So that's the statement of the theorem. वैसे अगर मुझे इसको बताना हो, इसमें कुछ नहीं, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, क्योंकि सपोज मैं अगर R2 लूं, ठीक है ना, R2 में तो ये ऑब्वियस है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि अगर कोई, मतलब इसमें तो एक ही सबस्पेस है जो है लाइन थ्रू द ओरिजिन, एंड यू कैन इजीली सी एनी ओपन कॉन्वेक्स सेट, है ना, अगर ओरिजिन को, मतलब you can always find a line that does not crisscross this convex set which is disjoint from, say, some subspace. Suppose origin इसकी एक subspace है, यहाँ तो trivial है. इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि एक line है which is a subspace और a plane 3 dimensions में, अगर मैं इसको x लेता हूँ, इसको y axis और इसको z axis, तो we know that any plane through the origin जो है वो एक सबस्पेस है और एक लाइन है. अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई लाइन है ना किसी कॉन्वेक्स सेट को कट नहीं करती, यानी अगर वो इसके बाहर है, ओपन है, कॉन्वेक्स है, नॉन एम्प्टी है, तो आई कैन फाइंड अ प्लेन जो उससे डिसजॉइंट है. मतलब इतना सिंपल सा इंट्यूशन है इसमें. लेकिन ये तो है R2 R3, हम तो कह रहे हैं कोई भी नॉर्मल लीनियर स्पेस, कोई भी भला हो, इट कुड बी अ फंक्शन स्पेस विद एनी काइंड ऑफ नॉर्म, even then it is true. So that's what we have to prove. So हम इसके प्रूफ में करेंगे, you already, हाँ, हम इसके प्रूफ, हाँ सर आप प्लीज थोड़ा, हाँ बोलो. सर आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा ओपन कन्वेक्स सेट. हाँ राइट, ओपन तो तुम्हें पता ही है. So if you have a topological सर कन्वेक्स तो पता, convex भी पता है तुम्हें, है ना. So if you have a vector space X, कोई बात नहीं, मैं करूँ, एक सबसेट S is convex if we take a if X Y belongs to S, then AX 1 minus alpha A X into Y plus 1 minus alpha times Y also belongs like to S for all alpha belong to 0. ठीक है, कहने का मतलब yes sir. अगर दो पॉइंट्स हैं, तो अगर हम मैं R2 या R3 में लूं, यूक्लिडियन स्पेस में लूं, कहने का मतलब अगर दो पॉइंट्स उस कॉन्वेक्स सेट में है, तो उनसे जुड़ा हुआ जो लाइन सेगमेंट है वो पूरे का पूरा उसी में है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं ये सेट R2 में सेट ऑफ ऑल मेंबर्स, ये कॉन्वेक्स नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे, उनको जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो पूरे का पूरा इस सेट के अंदर नहीं है, वो बाहर चला जाता है. या अगर मैं कहूँ ये एन्युलस जो है ये कॉन्वेक्स नहीं है, ये इसका हिस्सा नहीं है. अगर एन्युलस है तो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ऑब्वियसली उनको जोड़ने वाला पूरे लाइन सेगमेंट पूरे का पूरा एन्युलस में नहीं. उसके बरक्स ये एक नहीं, मैंने इसका गलत बना दिया, मतलब ये कॉन्वेक्स सेट है, ये कॉन्वेक्स सेट है. यानी पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं ना. सो ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स नहीं है. लेकिन बेसिकली जो जनरल डेफिनेशन है ये तो है फॉर R2 और R3, जब मैं इसको बना सकता हूँ फिगर में. लेकिन हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर स्पेस ऑपरेशंस, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड वेक्टर एडिशन. मतलब ये जो डेफिनेशन है ये इस बात की मोहताज नहीं है लाइन सेगमेंट वगैरह, ये तो हम ऐसे बात कर रहे हैं. ये सिर्फ डिपेंडेंट है X, चूंकि वेक्टर स्पेस है, क्योंकि ये वेक्टर स्पेस है, इसमें है हमारा एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन. और ये डेफिनेशन दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा इनटू x प्लस, मतलब वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई किया बाय स्केलर व्हिच इज नॉन नेगेटिव एंड लेस देन 1, एंड उनको फिर ऐड किया. इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे R2 R3 में, then it becomes that line segment definition कि अगर दो पॉइंट्स है तो उनको जुड़ने वाला लाइन सेगमेंट भी उसी सेट में रहेगा, because this is precisely the equation of the line segment. Anyways, तो ये अपना हो गया काम ओपन कॉन्वेक्स डिसजॉइंट सेट का. हाइपर स्पेस तुम्हें पता ही है, हाइपर स्पेस इज एक्चुअली स्पेस दैट इज, मतलब प्रॉपर सब स्पेस तो है वो, लेकिन उसके और, मतलब मेरे कहने का मतलब है, चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ,
हाइपर स्पेस का मतलब ये होता है, यानी इट इज अ प्रॉपर सबस्पेस, सपोज एक्स है वेक्टर स्पेस, वाई हाइपर स्पेस है अगर ये प्रॉपर सबस्पेस है, लेकिन वाई और एक्स के बीच में ऐसा नहीं हो सकता, मतलब देयर इज नॉट another proper space between y and x, इनके बीच में कोई और प्रॉपर स्पेस नहीं है, यानी ये नहीं है, ये अगर ये ट्रू है और ये ट्रू नहीं है, then y is a hyperspace, यानी it is a proper subspace, but between y and x, यानी there is no proper subspace which properly contains y and is properly contained in x. और उसी को हमने वो किया था कि यानी x is equal to the span of y union a for actually any a not belonging to y. तो ये हो गया हाइपरस्पेस की डेफिनेशन। एंड बाकी तो है ही फंक्शनल, तो तुम्हें पता ही है, इट्स अ लीनियर कंटीन्यूअस मैप from the normal linear space to the field of scalars. तो ये मैं जरा करता हूँ डिलीट। हाँ, ये थोड़ा लंबा चौड़ा थ्योरम है, जैसे वहां पे हान-बानाक थ्योरम था लंबा चौड़ा, यहाँ पे भी यही है। जैसे वहां पे ज़ोर्न्स लेमा यूज हो रहा था वो यहाँ पे है, और मुझे पता है तुम्हें ज़ोर्न्स लेमा पता है। ज़ोर्न्स लेमा क्या कहता है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ज़ोर्न्स लेमा इज इक्विवेलेंट टू एक्सियम ऑफ चॉइस। एक्चुअली एक्सियम ऑफ चॉइस के बगैर हम हान-बानाक थ्योरम को प्रूव कर ही नहीं सकते। ओके, तो ज़ोर्न्स लेमा ये कह रहा है कि if you have a partially ordered set, if in a partially ordered set, partially ordered तुम्हें पता ही है क्या होता है, every chain has an upper bound or lower bound, चलो upper bound, then partially ordered set का नाम A देते हैं, then A has at least one maximum limit. Okay, तो इसको हम यूज करेंगे। So let us start. Now we first prove the case for real spaces. यानी when हमारा जो K है फील्ड, अगर वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसका मतलब X is a vector space over real numbers, और साथ में इसका ये भी मतलब है, ये जो F है functional, this is a map from X to R which is linear and continuous, क्योंकि K को हमने बदल दिया। Okay, let us look at this collection W, script W equal to all W's such that W is a subspace of X, W is a subspace of X such that Y is contained in W and E intersection W is equal to 5. हमने क्या किया, हमने लिया Y से जो बड़ी स्पेसेस हैं with the same property such that E intersection W is equal to 5, ऐसी सभी सब स्पेसेस का हमने कलेक्शन जमा किया, ठीक है ना। Then of course Y belongs to W by our hypothesis. क्यों? क्योंकि of course Y की प्रॉपर्टी क्या है, Y is a subset of, Y is a subspace of Z, है ना, नहीं सॉरी, Y की प्रॉपर्टी ये है कि Y is a subspace of X, right? And E intersection Y is equal to 5, यानी Y इस प्रॉपर्टी को satisfy करती है by hypothesis. So Y belongs to W. It implies that W कम से कम non-empty है, right? Furthermore, the inclusion operation, under inclusion W
is a partially ordered set. And I can define a partial ordering on it under the set theory. Contains. So it's a partially ordered set. Okay. Now, अगर मैं इस पे let, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, let C be any chain. Chain पता है ना किसको कहते हैं? Linearly ordered set. Chain in W. Then C has a maximal element. It has an upper bound. Has an upper bound. Namely, the union of its members. By Zorn's lemma, W must have a maximal element. Say, let's call it Z. इसके मैक्सिमम मतलब मैक्सिमल होना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा कुछ है नहीं. लेट मी रब इट, थोड़ा सा मैं बताता हूँ. देखो इसमें एक पार्शियल ऑर्डरिंग है, यानी इसमें सभी सेट्स में एक रिलेशन है जो सेटिस्फाई या तो होगी या नहीं होगी, मतलब एक रिलेशन डिफाइंड है. यानी you could have W1 is contained in W2, फिर W1 could also be contained in W3, this would be contained in some W5, whatever. एक रिलेशन बन जाएगी इसमें, क्योंकि ये सब सेट्स हैं, है ना. हो सकता है कुछ में रिलेशंस हो भी नहीं, कुछ में हो, लेकिन ये रिलेशन वेल डिफाइंड है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ना. मेरे कहने का मतलब है you could have मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए E intersection W has to be phi. So you can find other subspaces. अगर मैं R2 या R3 में ले जाऊं तुम्हें, तो अगर तो ये कॉन्वेक्स सेट है यहाँ पे कोई जो इसको इंटरसेक्ट नहीं करता. But you can find other subspaces, यानी other lines through the origin, other planes through the origin जो इसको इंटरसेक्ट नहीं करते. हमने ये सारा कलेक्शन ले लिया, ठीक है, लेकिन खाली वो वाला कलेक्शन जो हमारी ओरिजिनल जो हमने फिक्स किया है एक सबस्पेस को, उसको कंटेन करे, यानी y must be contained in that. So we are actually talking about basically here a plane which would not, और यहाँ तो ये प्रूव भी हो गया शक्ल से ही, एक्चुअली यहाँ कुछ और करना ही नहीं. But what I am trying to say, you must know that, you must know this chain. chain क्या होता है? chain होता है linearly ordered set. देखो लीनियरली ऑर्डर्ड मतलब देखो ये चेन नहीं है, ये चेन वैसे नहीं है. क्यों? क्योंकि लीनियरली ऑर्डर्ड मतलब ये इसका हिस्सा चेन है, यानी दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, लेकिन क्योंकि ये बड़ा है तो ये चेन का हिस्सा नहीं बन रहा है, ये चेन है. अब चेन लीनियरली ऑर्डर्ड है, यानी जिसमें या तो कोई बड़ा है या कोई, मतलब इट्स अ सबसेट ऑफ अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट which is linearly ordered. जैसे natural numbers हैं, या 1 is less than equal to 2 is, so this is a chain, right? कि हाँ मैंने natural ordering, actually natural numbers form a chain automatically under natural order, real numbers also. लेकिन हम चूंकि यहाँ सबसेट्स की बात कर रहे हैं, वहाँ ये जरूरी नहीं. और भी होता है हमारे पार्शियल ऑर्डर के लिए क्राइटेरिया, जिसके बेसिस पे चेन्स बन सकती हैं या नहीं बन सकती. लेकिन अगर चेन्स है तो उसका, और वो सब स्पेसेस है, ठीक है ना, तो उनका यूनियन जो है वो भी एक सबस्पेस होता है अगर चेन में हो ना. अब मुझे बताओ इन तीनों का यूनियन क्या होगा? व्हाट इज द यूनियन ऑफ W1 यूनियन W2 यूनियन W3? W3. इट इज W3. गुड. अब यूजुअली जो होता है ना, यूनियन ऑफ सबस्पेसेस नीड नॉट बी अ सबस्पेस. लेकिन अगर वो चेन में है, अगर ये भी सबस्पेस है, ये भी सबस्पेस है, ये भी सबस्पेस है, तो इनका यूनियन भी सबस्पेस है ना. और अगर W1 अगर W1 कंटेन करती है y को, W2 कंटेन करती है y को, W3 भी y को कंटेन करती है, तो ऑफ कोर्स उनका यूनियन W3 भी y को कंटेन करेगा, यानी वो इन दोनों क्राइटेरियाज पे फिट बैठता है. और तीसरा क्राइटेरिया क्या है? E इंटरसेक्शन W हैज टू बी phi. अब अगर E इंटरसेक्शन W1 phi है, E इंटरसेक्शन W2 phi है, E इंटरसेक्शन W3 phi है, तो E इंटरसेक्शन उनका यूनियन भी
फाई है ना। तो इसका मतलब अगर इस कलेक्शन में कोई चेन है, उसका अपर बाउंड जो है, यानी यूनियन, यूनियन का मतलब ऑफ कोर्स दिस इज कंटेन इन W1 यूनियन W2 यूनियन, वो उसका अपर बाउंड है ना, है कि नहीं। अपर बाउंड मीन सारे उससे छोटे हैं या सारे उसमें कंटेन है, क्योंकि ये सेम है ना एज W3। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर इसमें कोई चेन है तो चेन का अपर बाउंड भी उसी में है। और जोर्न्स लेमा कहता है अगर ऐसा हो कि हर चेन का अपर बाउंड इसमें है, तो उसमें कम से कम एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा जिसका नाम हमने दिया Z। यहाँ पे अब मैं एक ही चीज बता रहा हूँ, ये जो मैंने ये किया ना W1 W2 W3, ये ट्रिवियल है। मेरे कहने का मतलब है इसी आर्गुमेंट को तुम सोचो फॉर एन आर्बिट्ररी चेन विच कुड बी फाइनाइट, इनफाइनाइट, व्हाटएवर, लेकिन ये आइडिया उसमें ऑटोमेटिकली फिट बैठे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनाइटली मेनी का केस तो ट्रिवियल है, उसके लिए हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली हम सोच रहे हैं कोई भी चेन, मतलब W अल्फा, लेकिन चेन है, मतलब वन इज कंटेन, तो उसका जो यूनियन होगा कहीं यहाँ पे होगा, तो वो भी ऑब्वियसली इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। एनीवेज, सो ये हमारा पहला स्टेप हो गया, क्या कि ये जो सेट था अपना W, it was all subspaces which contain Y. Y is a subspace of X and Y, W contains and E intersection W is equal to 5. अब हमने कहा इसका एक मैक्सिमल एलिमेंट है Z, पहला स्टेप मैक्सिमल एलिमेंट, यानी इसमें सबसे बड़ा होने का मतलब it does not contain properly any element of W. It is not a proper superset. नहीं, it is not a proper subset of any set inside this collection. ये तो एक पहला सो हमने छोटा सा स्टेप शुरू किया। Now we claim that ये जो इसका upper bound है, we claim that Z is a closed hyperspace। अगर हमने ये किया प्रूव तो हमारा काम तो हो गया। हमें ढूंढना यही है कि हमें दिखाना है there exists a hyperspace Z of X which has the same property। यानी अगर मैंने दिखा दिया ये जो Z इसका अपर बाउंड है, तो उसका मतलब Z की ये प्रॉपर्टी है, वही तो मुझे प्रूव करना है। अगर मैंने दिखा दिया Z is a closed hyperspace of X, okay, we shall show that। हाइपरस्पेस दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, ओके, वी शैल सर शो हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव। हाँ बताओ। सर हम कोई और सब स्पेस लेंगे और हम दिखाएंगे Z उसी में कंटेन कर रहा है। नहीं, ये तो प्रूव हो गया एक्सियम ऑफ चॉइस से, ये इसका मैक्सिमल एलिमेंट है। मैं कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ ये जो मैक्सिमल एलिमेंट हमें मिला ना Z, ये वही है जो हमें प्रूव करना है कि एग्जिस्ट करता है। हमें प्रूव करना है कि एक हाइपरस्पेस, क्लोज्ड हाइपरस्पेस है जिसकी ये प्रॉपर्टी है। तो मैं कह रहा हूँ ये Z हम दिखाएंगे जो इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट है, वो एक्चुअली हाइपरस्पेस है और क्लोज्ड है। तो हमारा थ्योरम प्रूव हो गया। That's it. Assume to the contrary, it is not। हम दिखाएंगे अगर ये Z जो है, हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे Z is not a hyperspace। अब हम यूज करेंगे जो हाइपरस्पेस के बारे में जो लेमास हमने प्रूव किए थे ना कल, वो हम प्रूव मतलब इसको यूज करेंगे। Assume it's not hyperspace of X। ओके, तो क्या होगा, कंसिडर दिस सेट। अब तुम्हें थोड़ा सा लगाना पड़ेगा ज्यादा दिमाग। कंसिडर S to be Z plus union of R into E such that R is positive। You have to remember E is disjoint, open and convex, ठीक है। तो ये हमारे हाइपोथेसिस में है, E की ये प्रॉपर्टी है। अब मैं कह रहा हूं मैं ये Z जो है उसको मैं ऐड करूंगा all positive scalar multiples of E। This is valid operations because addition हो सकता है वेक्टर स्पेस में, और सेट्स का यूनियन तो ले ही सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या पहले क्लेम करूंगा, now since E is open, it implies that
RE is open. तुम चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हो, छोटा सा प्रूफ फॉर्म असाइनमेंट में, या तुम ऐसे सोच सकते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो एक होम्योमॉर्फिज्म है, therefore it would send open sets to open sets. ठीक है ना? अगर ये ओपन है, it implies that arbitrary union of open sets is also open. ये ओपन होगा because arbitrary union कितने भी सेट ओपन सेट्स का यूनियन लेंगे वो ओपन होगा, which implies that S is open as well. S is open, right? Because S is basically union of, ऐसे अगर तुम डरना नहीं, it is union of Z1 plus URE such that R is positive and ठीक है, ऐसे ही चलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे यूनियन जब है तो सेट आना चाहिए, ठीक है? यूनियन, हाँ ये सच दैट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, such that Z1 belongs to Z. अब कहने की बात ये है कि जो वेक्टर एडिशन है, फिक्स्ड वेक्टर एडिशन, तो वो भी एक होम्योमॉर्फिज्म है, तो दैट वुड सेंड एन ओपन सेट टू ओपन सेट्स। तो ये जो यहाँ पे इंडिविजुअल Z1s हैं, ये सेट ये ओपन है, आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज अगेन ओपन, देयरफॉर S is open. थोड़ा सा लंबा चौड़ा, and minus S is also open because scalar multiplication is a homeomorphism and a homeomorphism would send an open set to an open set. तो S open है, minus S open है, ठीक है? Also ये ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ तुम्हें सोचना है स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर एडिशन और होम्योमॉर्फिज्म, और हमने कुछ यूज, और एक होम्योमॉर्फिज्म जो होता है वो ओपन सेट्स को ओपन सेट्स पे भेजता है। ओके, ऑल्सो मैं ये प्रूव करूंगा S एंड इंटरसेक्शन माइनस S जो है इज इक्वल टू 5। माइनस S का मतलब ऑल माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया, या यूं मान लो S के सभी एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हम वेक्टर स्पेस में। फॉर इफ, क्योंकि अगर इनमें कोई कॉमन एलिमेंट होता तो इस तरह की सिचुएशन है कि Z1 plus R1 into X1 would be equal to minus Z2 minus R2 into X2 for some Z1 comma Z2 belonging to Z and R1 R2 positive। क्योंकि अगर कोई इसमें भी है और इसमें भी है ना, तो अगर S में है तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, अगर माइनस S1 में है तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, राइट? और अगर इंटरसेक्शन में है, यानी इसमें भी है तो इसमें भी है, तो वो दोनों शक्लें मैच होनी चाहिए ना, वो सेम एलिमेंट है ना। वो S1 में है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस S1 में भी है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वो सेम एलिमेंट है ना, कॉमन है, तो उनकी उसकी दोनों शक्लें बराबर होनी चाहिए। दैट्स डन। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूंगा तो इसका मतलब होगा R1 X1 प्लस R2 X2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस Z1, यहाँ से लाते हैं माइनस Z2, चलो माइनस ऐसे बाहर निकालते हैं, divided by R1 plus R2. Now this belongs to E intersection Z. Do you agree with me? क्यों? अब देखो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब चूंकि मतलब बेसिकली ये E में बिलोंग करेगा, क्यों? बिकॉज इट्स अ कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन, इट्स लाइक R1 divided by R1 plus R2, right, into X1 plus 1 minus R1 divided by R1 plus R2 X2। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये एक अल्फा है जिट्स अ पॉजिटिव नंबर एंड इट इज लेस देन 1, है ना? इस ये जो नंबर है this can be thought of as alpha that lies between 0 and 1 and this is true। अब चूंकि ये जो E है ये convex set है, this must belong to E because x1 x2 belongs to E, right? x1 x2 कहाँ गया मेरा, हाँ, x1 x2 belongs to E क्योंकि इसका ये फॉर्म है। I hope okay, x1 x2 E में है, मुझे लिखना भी चाहिए एक्चुअली
x1 x2 belongs to E. तो ये E में है और ऑफ कोर्स Z में तो होगा. Why? Because Z में क्यों होगा? Because Z is a subspace. Z is a subspace. देखो ये E में होगा अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से देखूं, लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड से देखूं तो ये Z में भी बिलोंग करता है. यानी लेफ्ट हैंड साइड की शक्ल इसकी बताती है ये E में होना चाहिए. राइट हैंड साइड की शक्ल बनाती है इट इज जस्ट अ लीनियर कॉम्बिनेशन. इट इज Z1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. सो Z1 Z2 कहाँ है? Z में है. तो any linear combination of Z1 Z2 must belong to Z. So if I look at the left hand side, लेकिन ये इस दोनों बराबर है ना, यानी इस हिसाब से ये E में होना चाहिए, इस हिसाब से ये Z में होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये दोनों बराबर है by our thing, so it must belong to E intersection Z, which is a contradiction because E intersection Z by our assumption is equal to phi. तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ये E में भी है, Z में भी ही और वो phi है. इसलिए S1 union minus S union S intersection minus S must be equal to phi. So therefore S intersection minus S is equal to phi, and hence S union minus S must be contained in Z complement. और वजह क्या है? For otherwise मान लो इसका कोई एलिमेंट Z में है ना, यानी सपोज इस तरह से है, मान लो ये Z है, ये मैं ऐसे ही बना रहा हूँ ना, ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है. मान लो ये Z है, ये Z कॉम्प्लीमेंट है ना, और मेरा क्लेम है ये जो S यूनियन S2 है, S यूनियन माइनस S है, तो ये मतलब इसके बाहर है, Z के बाहर है, Z कॉम्प्लीमेंट के अंदर, राइट. तो सपोज ऐसा नहीं होता तो क्या होता? तो इसका मतलब इनका कोई इंटरसेक्शन होता है ना, देयर वुड बी समथिंग हियर एज वेल एज हियर, यानी अदरवाइज शक्ल ऐसी बनती है ना. तो ये अपना S यूनियन माइनस S1 है और ये है Z. अब Z में होने का मतलब चलो उसका नाम दिया मैंने Z2, लेकिन वो या तो S में है या मतलब लेकिन इस यूनियन में ही है ना. तो इसका मतलब अगर यहाँ है तो ये मान लो कोई Z2 होता, यानी देन सम Z2 must be equal to either Z1 plus R times X1, R1 times X1 और माइनस दिस थिंग, यानी मैं लिख सकता हूँ ऐसा होना चाहिए, है ना. फॉर सम ऑफ कोर्स Z1 Z2 belongs to Z and X1 belongs to E. तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए. बट दिस वुड इम्प्लाई दैट X1 इज इक्वल टू, थोड़ा अगर इसको इधर उधर ले जाएंगे, माइनस Z1 डिवाइडेड बाय R1, which of course यहाँ Z2 है, sorry, which belongs to E intersection Z. Why? क्योंकि X1 कहाँ है? E में है तो E में भी होगा. अब क्योंकि Z सब स्पेस है तो इस हिसाब से Z में होना चाहिए, इस हिसाब से E में होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, यानी they must belong to both sets. So अभी हमने प्रूव किया, लेकिन E intersection Z तो phi है ना. So which is again a contradiction. तो अभी तक हमारी सिचुएशन क्या है? अभी तक हमने प्रूव किया ये जो हमारा सेट था, व्हाट वाज सेट, मैं S को फिर से लिखता हूँ, इट इज Z प्लस यूनियन R into E plus such that R is positive. Z क्या है? Z है अपना मैक्सिमल एलिमेंट, है ना, मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ दैट कलेक्शन, और E जो है अपना कॉन्वेक्स सेट such that E intersection Z is equal to phi. E is open, convex and whatever, जो भी है, लंबा चौड़ा है. Also S union minus S cannot be equal to the full Z complement, because otherwise Z complement equal to S union minus S will make Z complement a disconnected set.
disconnected set, which is impossible. Which is because I have assumed that Z is not a hyperspace because Z is not a hyperspace. ये अभी बंद होने वाला है by our assumption. हमें चाहिए ना contradiction, ठीक है? फिर उससे साबित होगा कि Z एक हाइपरस्पेस है। ये अभी बंद होने वाला है, चलो मैं बंद कर ही